अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से इस जावास्क्रिप्ट की मिनी ट्यूटोरियल सीरीज में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, मेरा नाम इमरान कासिम है और ये हमारा जावास्क्रिप्ट मिनी ट्यूटोरियल सीरीज का पार्ट 1 है, जिसमें हम कॉल बैक्स के बारे में सीखेंगे। और इस कंप्लीट जावास्क्रिप्ट मिनी ट्यूटोरियल सीरीज में हम कॉल बैक्स के अलावा प्रोमिसेस और इसके अलावा जनरेटर्स और यील्ड और इसके अलावा एसिंक अवेट के बारे में भी सीखेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि मेरी ये मिनी ट्यूटोरियल सीरीज आपको पसंद आएगी। तो इससे पहले कि मैं अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल को स्टार्ट करूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में मौजूद जो बेल का नोटिफिकेशन आइकन है उसको प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरी आने वाली हर नई वीडियो या सीरीज की नोटिफिकेशन आपकी ईमेल में या आपकी यूट्यूब ऐप में आपको मिलती है और आप उससे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। तो दोस्तों, इस वक्त आपको मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन पर विजुअल स्टूडियो कोड नजर आ रहा होगा और इसमें मैंने index.html फाइल को लोड किया हुआ है, जो कि यहाँ पर इस ब्राउजर में ओपन है। और यहाँ पर आप लिखा देख सकते हैं कि वेलकम टू द जावास्क्रिप्ट जर्नी फ्रॉम सिंक्रोनियस टू एसिंक अवेट। तो इसको मैं इसके साथ इसके अलावा मैंने यहाँ पर एक स्क्रिप्ट फाइल index.js को अटैच किया हुआ है और मैं अपना कोड यहाँ पर index.js में लिखूंगा। और जैसे ही मैं फाइल को सेव करूंगा, मैं आउटपुट यहाँ पर ब्राउजर के अंदर कंसोल के अंदर उसकी आउटपुट नजर आएगी, ताकि हम उसको समझ सके कि आउटपुट ये सिंक्रोनियस है या एसिंक्रोनियस है। तो सबसे पहले हम टॉपिक जो कॉल बैक की तरफ बढ़ने से पहले हम ये जानना हमारे लिए जरूरी है कि जावास्क्रिप्ट एक स्टैक की ऑर्डर में, चूंकि एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, तो ये एक स्टैक के सूरत में काम करता है कि जो स्टेटमेंट आप पहले लिखेंगे वही स्टेटमेंट पहले एग्जीक्यूट होगी और जब तक वो उसकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं होगी, नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट नहीं होगी। इस चीज को कहा जाता है सिंक्रोनियस वे ऑफ डीलिंग विद डाटा। तो ये एक सिंक्रोनियस वे है। तो जो बाय डिफॉल्ट जावास्क्रिप्ट है वो सिंक्रोनियस वे को सपोर्ट करता है, लेकिन इसमें इस चीज को ओवरकम, इसमें प्रॉब्लम ये आती थी कि आप अगर एक कोड एग्जीक्यूट करते थे तो दूसरा कोड जो कि इंडिपेंडेंट कोड होता था वो तब तक एग्जीक्यूट नहीं होता था जब तक वो प्रीवियस कोड अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं कर सकता था। तो इसलिए यहां पर हमें सिंक्रोनियस से जर्नी को स्टार्ट किया और एसिंक्रोनियस की तरफ गए। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इन चीजों को कॉल बैक्स, प्रोमिसेस या जनरेटर्स या आप कह लो एसिंक अवेट को समझने के लिए सबसे पहली जो चीज आपको समझना इंतहाई जरूरी है वो है फंक्शंस। कि जावास्क्रिप्ट के अंदर हम फंक्शंस किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं और कैसे उसको यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं सबसे पहला जो तरीका आपको जो सिंपल पॉसिबल वो वे है वो ये है कि हम यहाँ पे फंक्शन लिखते हैं, उसके बाद उस फंक्शन का नाम लिख देते हैं और आगे करली ब्रैकेट्स लगा देते हैं। सो दिस इज द सिंपलेस्ट पॉसिबल वे टू क्रिएट अ फंक्शन। इसके अलावा हम एक और फंक्शन बनाते हैं जिसको कहा जाता है एनोनिमस फंक्शन। एनोनिमस फंक्शन का कोई नाम नहीं होता और ये सिर्फ फंक्शन के बाद स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा दी जाती है, उसके बाद करली ब्रैकेट्स, और इन करली ब्रैकेट्स के अंदर हम अपना कोड लिखते हैं और वो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होता है। इस फंक्शन को हम एनोनिमस फंक्शन या क्लोजर फंक्शन भी कहते हैं। इसके अलावा इसका एक तीसरा तरीका होता है कि हम यहाँ पर कोई भी वार के थ्रू कोई वेरिएबल ले लेते हैं, जैसे माई फंक्शन इज इक्वल टू फंक्शन। तो इस तरीके से हम किसी भी वेरिएबल को कोई भी फंक्शन जो है वो असाइन कर सकते हैं। तो ये 3 डिफरेंट तरीके हैं डिफाइन करने के फंक्शंस को इनसाइड जावास्क्रिप्ट। इसी तरीके से इनको एग्जीक्यूट भी किया जाता है और ये फंक्शन जो एक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट होता है तब तक एग्जीक्यूट नहीं होता जब तक इसको कॉल ना किया जाए। तो फंक्शंस का जो फीचर होता है कि फंक्शंस को जब तक कॉल ना किया जाए वो अपनी फंक्शनैलिटी को एग्जीक्यूट नहीं करते। तो सबसे पहले अगर हम इस फंक्शन को देखें जिसमें हमने नाम रखा है फंक्शन मैसेज, तो इसको एग्जीक्यूट करने के लिए हमें सिंपली यहाँ पर मैसेज उसके बाद लिखना पड़ेगा या उससे ऊपर कहीं पर भी हम लिखेंगे मैसेज और आगे लगा देंगे ब्रैकेट्स, तो वो फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसी तरीके से जो एनोनिमस फंक्शन जब हम ये इस तरीके से बनाते हैं तो इसको एग्जीक्यूट करने का तरीका ये होता है कि इस फंक्शन को हम ब्रैकेट्स के अंदर, जो स्मॉल ब्रैकेट्स हैं उनके अंदर रैप कर देते हैं और रैप करने के बाद इसको एक ब्रैकेट बाहर एक और लगा देते हैं।
इस तरीके से जो भी स्टेटमेंट इसके अंदर हम फंक्शन के अंदर लिखेंगे वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो इसी तरीके से ये जो थर्ड तरीका है, इसमें अब चूंकि माई फंक है तो इसको हम माई फंक इस तरीके से कॉल नहीं कर सकते, बल्कि हम इसको कॉल करेंगे इस तरीके से, और ये एक हमें आउटपुट जो भी है उसकी आउटपुट दे देगा। सपोज मैं यहाँ पर लिखता हूँ console.log वेलकम टू मैसेज, और इसी तरीके से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ से यहाँ पेस्ट कर देता हूँ वेलकम टू एनोनिमस फंक्शन, वेलकम टू एनोनिमस, और यहाँ पर मैं इसको लिख देता हूँ वेलकम टू द वेरिएबल, मतलब ये वेरिएबल फंक्शन है। तो ये तीन तरीके हैं, और यहाँ पर जब मैं आउटपुट में देखूंगा तो यहाँ पर लिखा हो रहा है इज नॉट अ फंक्शन, मैंने स्पेलिंग MESSAGE स्पेलिंग तो ठीक है। तो ये इसको मैं यहाँ से अगर ब्रैकेट करता हूँ तो ये एक्चुअली यहाँ पर इसको कॉल करने के बाद हमें ब्रैकेट यहाँ लगाना पड़ता है सेमीकोलन, या यहाँ पर लगाना पड़ता है। अगर ये फंक्शन हमारा जो है वो बाद में, जो एनोनिमस फंक्शन है वो किसी दूसरे फंक्शन को कॉल करने के बाद बनाया जाए, तो उससे पहले हमें यहाँ पर सेमीकोलन लगाना होता है ताकि वो उसको समझ आ जाए कि ये एक सेपरेट फंक्शन है, अदरवाइज वो इसको भी इसी का हिस्सा समझेगा। तो ये एक बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज थी जो मैं मिस कर रहा था कि सेमीकोलन लगाना बहुत ही जरूरी है। लेकिन अगर आप इस मैसेज को यहाँ पर कॉल कर रहे हैं और इसके बाद आप इसको यहाँ पर इस तरीके से क्रिएट करते हैं, तो फिर देखिए कि ये बिल्कुल ठीक रन हो रहा है। और एक चीज आपने और नोट की होगी कि सबसे पहले जो फंक्शन एग्जीक्यूट होता है वो ये वाला होता है। क्यों? क्योंकि इस फंक्शन को कॉल हम कर रहे हैं यहाँ पर। तो डेफिनेटली जैसे मैंने बताया था कि जो फंक्शंस हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, जो एग्जीक्यूशन है वो स्टैक के ऑर्डर में होती है। तो ये आपको नजर आ रहा होगा पहले एग्जीक्यूट होना चाहिए, लेकिन नहीं, क्योंकि इसको हम कॉल बाद में कर रहे हैं, तो इसलिए पहले ये वाला फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, फिर मैसेज में ये वाला मैसेज, और फिर इसके बाद ये वाला फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। और इसी ऑर्डर में यहाँ पर आपको तीन आउटपुट्स नजर आ रही है। मैं इसको एक दफा फिर रीलोड कर देता हूँ, तो ये आपको तीन आउटपुट्स नजर आ रही है। तो ये है हमारे पास फंक्शंस, और इस तरीके से फंक्शंस एक स्टैक के ऑर्डर में काम करते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं कॉल बैक्स को। तो देखते हैं कि कॉल बैक्स क्या होते हैं। कॉल बैक बेसिकली ऐसे फंक्शन होते हैं जिनको हम एज एन आर्गुमेंट किसी दूसरे फंक्शन में पास करते हैं। अगर हम इसकी डेफिनेशन MDN नेटवर्क पर जाके देखें, यहाँ पर आप देख सकते हैं developer.mozilla.org एक बहुत अच्छी वेबसाइट है जहाँ पर आपको जावास्क्रिप्ट को अच्छे तरीके से सीखने का मौका मिलता है। आप इस वेबसाइट को जरूर विजिट कीजिएगा आफ्टर वॉचिंग दिस ट्यूटोरियल टू लर्न मोर अबाउट जावास्क्रिप्ट। तो यहां पर डेफिनेशन में लिखा है कि ए कॉल बैक फंक्शन इज अ फंक्शन पास्ड इनटू अनदर फंक्शन एज एन आर्गुमेंट which is then invoked inside the outer function to complete some kind of routine or action। और यहां पर एक छोटी सी एग्जांपल भी दी गई है। तो ये एग्जांपल मैं आपको यहां पर प्रैक्टिकली करके दिखाता हूं। मैं इसको यहां पर रिमूव कर देता हूं, बल्कि मैं रिमूव नहीं करता, कमेंट कर देता हूं, और यहां पर मैं एक फंक्शन बनाता हूं मैसेज के नाम से। और ये हमारे पास एक फंक्शन है जिसके अंदर हमने एक मैसेज पास करना है, और उसमें हम एक वेरिएबल ले लेते हैं एज। सपोज हम किसी यूजर की एज मालूम करना चाह रहे हैं और वो एज एन आर्ग्यूमेंट पास होगा, और उसके बाद हम डिसीजन लेंगे उस आर्ग्यूमेंट की बेस पर यूजिंग अनदर कॉल बैक फंक्शन। तो यहां पर मैं एक लिख देता हूं कॉल बैक। अब यहां पर कॉल बैक का मतलब है कि ये एक आर्ग्यूमेंट है, ये कुछ भी नाम हो सकता है, कॉल बैक हो सकता है, सीबी हो सकता है, रिटर्न, मतलब ऐसा वर्ड जो कि रिजर्व वर्ड ना हो जावास्क्रिप्ट के अंदर, आप उसको एज अ कॉल बैक पैरामीटर यूज कर सकते हैं। अब आपने जहन में ये रखना है कि मैसेज हमारे पास एक मेथड है, एक फंक्शन है, और इसके अंदर दो पैरामीटर हैं, जिसमें पहला पैरामीटर एज डेफिनेटली एक नंबर हो सकता है, और दूसरा जो है वो डेफिनेटली एक कॉल बैक फंक्शन है। तो इसलिए हम यहाँ पर उसको हमेशा कॉल बैक या सीबी के नाम से डोनेट करते हैं। तो अब इसको कॉल करने का तरीका ये होता है कि मैसेज, और यहाँ पे मैं एज कोई भी लिख देता हूँ, 19 लिख दी। उसके बाद एनोनिमस फंक्शन जो हमने देखा था यहाँ पर प्रीवियसली, ये वाला एनोनिमस फंक्शन क्रिएट करेंगे फंक्शन, और इसके अंदर हम यहाँ पर कोई भी उसकी फंक्शनैलिटी लिखना चाहें, हम यहाँ से उसको कॉल कर सकते हैं, और वो उसको दोबारा से इस फंक्शन को कॉल करेगा, ये आउटर फंक्शन जिसको हम कॉल कर रहे हैं। अब कैसे इसको कॉल करना है कि यहाँ पर मैं लिख देता हूँ
एक चेक लगाता हूं कि इफ एज इज ग्रेटर देन 20 एंड एज इज लेस देन 50। मैंने ये एक चेक लगा दिया है कि एज अगर 20 से ज्यादा है, मतलब 20 से अबव है और 50 से लेस है, देन क्या करे, देन यहां पर वो कॉल बैक फंक्शन को कॉल करे और उसको एक वेरिएबल, एक वैल्यू पास कर दे ट्रू की। और एल्स में हम लिख देते हैं कि कॉल बैक, अब ये देखिए हम आउटर फंक्शन से जो कॉल बैक फंक्शन ये वाला है इसको कॉल कर रहे हैं। अब यहां पर कॉल बैक ट्रू लिख दिया और यहां पर मैंने एल्स में कॉल बैक फॉल्स लिख दिया। तो यहां पर मैं ट्रू और फॉल्स पास कर रहा हूं एज एन आर्ग्यूमेंट, तो इट मींस यहां पर भी एक आर्ग्यूमेंट होना चाहिए। तो यहां पर मैं एक आर्ग्यूमेंट ले लेता हूं चेक। तो अब मैं यहां पर लिख सकता हूं कि इफ चेक, अगर चेक जो है वो ट्रू है तो यहां पर वो लिखे कंसोल डॉट लॉग यू और अलाउड, समवेयर कुछ भी हो सकता है, यू आर अलाउड, एल्स कंसोल डॉट लॉग यू और नॉट अलाउड। तो ये सिंपल दो मैसेज प्रिंट होंगे डिपेंडिंग ऑन what you are passing as an argument in the first parameter। आप फर्स्ट पैरामीटर में क्या आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं उसकी बेस पर यहां पर हमें आउटपुट मिलेगी। अब मैं इसको सेव करता हूं। सेव करने के बाद जब मैं वापस अपने इसमें डॉक्यूमेंट में आता हूं तो यहां पर लिखा हुआ है यू आर नॉट अलाउड मैसेज, अगर आप क्लियरली स्क्रीन पर देख सकें तो यहां पर लिखा हुआ है यू आर नॉट अलाउड। इसकी रीजन ये है कि हमने यहां पर आर्ग्यूमेंट में पहला जो पैरामीटर है वो 19 दिया है। अगर मैं इसको 21 कर देता हूं सपोज, तो यहां पर हमें मैसेज मिलेगा यू आर अलाउड। सो दिस इज अ फीचर कि हमने यहां पर इस कॉल बैक को यहां पर कॉल किया और यहां पर उसकी बेस पर वापस आए। अब इसका फायदा क्या, आप सोच रहे हैं हम इसको तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। सिंपली मैं यहां से इसको कॉपी करूं, इधर पेस्ट कर दूं, इसको कॉपी करूं, इधर पेस्ट कर दूं, तो वी विल गेट द सेम आउटपुट। देखा यू आर अलाउड लिखा हुआ आ रहा है। अगर मैं यहां पर 19 लिख देता हूं या 15 लिख देता हूं तो हमें सेम आउटपुट मिलेगी। लेकिन इसमें प्रॉब्लम यह है कि ये एक फ्लो जो है वो एक फ्लो को खराब कर देता है कि यहां पर इस फंक्शन को कॉल किया, फंक्शन को कॉल करने के बाद हम फर्दर एक पूरी रूटीन रन करना चाह रहे हैं एक कॉल के अंदर, तो अब हमें इसको यहां पर ये खत्म हो जाएगी, इसकी एग्जीक्यूशन, इसको कॉल करने के बाद यहां पर एग्जीक्यूशन खत्म हो गई है। लेकिन जो चीज हमने कॉल बैक के थ्रू अचीव की है वो ये है कि अब यहां पर ये वापस जब आता है तो यहां पर इफ चेक अगर ये फॉल्स होता है तो इसकी बेस पर हम किसी और फंक्शन को आगे कॉल कर सकते हैं। सपोज हम यहां पर लिख सकते हैं आउटपुट और यहां पर इस वेरिएबल को, जो भी चेक वेरिएबल है, इसको यहां से मैं इसको खत्म करता हूं और इसको आउटपुट चेक के नाम से एक वेरिएबल है उसको कॉल कर लेता हूं इस फंक्शन के अंदर। अब यहां पर हम फंक्शन एक और बना सकते हैं आउटपुट, और ये भी एक कॉल बैक हो सकता है, कॉल बैक ले तो इसमें भी फंक्शन, इसको नाम देते हैं आउटपुट, और यहाँ पर वेरिएबल चेक ही ले लेते हैं और यहाँ पर हम फर्दर एक फंक्शन बना सकते हैं इस तरीके से। तो ये अब देख सकते हैं कि फंक्शन, उसके अंदर कॉल बैक और उसके अंदर एक और फंक्शन, फिर उसके अंदर कॉल बैक। तो ये रूटीन्स हम इस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग कॉल बैक्स। तो ये एक आपका एक कंटिन्यूस प्रोसेस जो है वो रन हो रहा होगा और आपको जो चेंजेस हैं वो कम से कम इधर ही करनी, ज्यादा से ज्यादा आपको चेंजेस जो मेजर कॉल है वो यहाँ पर करनी पड़ेंगी। इसके अलावा आप यहाँ पर फंक्शन ये एक इंडिपेंडेंट फंक्शन है, इसमें कोई चीज चेंज करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने कोई और फीचर ऐड करना है तो वो यहाँ पर आप ऐड करेंगे और उसके लिए एक अलग से सिंपल फंक्शन कॉल कर लेंगे। तो दिस इज अ कॉल बैक फंक्शन, और इस तरीके से हम डिफरेंट मल्टीपल कॉल बैक फंक्शन भी कॉल कर सकते हैं विद इन अनदर कॉल बैक। आप इवन यहां पर भी कॉल बैक के साथ, ट्रू के साथ, आप एक और कॉल बैक यहां पर दे सकते हैं कि एक और कॉल बैक को वो कॉल करे। सो दिस इज कॉल बैक, और आई एम श्योर आपको समझ आ गई होगी। चलिए अब इसकी एक प्रैक्टिकली एग्जांपल हम देखते हैं कॉल बैक की। तो प्रैक्टिकल एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ ब्राउजर में एक वेबसाइट है जो कि एक रेस्टफुल एपीआईज आपको एंड पॉइंट्स देती है। जैसे यहाँ पर मैंने यूजर्स को ओपन किया हुआ है, ये में जेसन में डाटा रिटर्न कर रहा है। इसके अलावा हमें फोटो पोस्ट हैं यहाँ पर जो कि किसी न किसी यूजर से लिंक्ड हैं, और इसके अलावा हमारे पास एल्बम्स हैं जो किसी न किसी यूजर से लिंक्ड हैं ऑलरेडी। और यहाँ पर एक और मैं आपको दिखा देता हूँ, फोटोज के नाम से भी
एक URL है जिसमें हमें हर एक यूजर से, हर एक एल्बम से रिलेटेड जो है वो फोटोज भी हैं। मतलब इस एल्बम में जो मतलब इस एल्बम की ID 1 में जितनी भी फोटोज हैं वो यहाँ पर आपको नजर आएंगी। ये तकरीबन 5000 के करीब फोटोज हैं, इसलिए ये थोड़ा सा टाइम लगा रहा है लोड होने में। तो इन चार को, ये चारों जो एंड पॉइंट्स हैं ये एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। जैसे कि यूजर्स तो खैर यूजर्स हैं, ये किसी पर फिलहाल डिपेंडेंट नहीं है। तो जो हमारे पास पोस्ट हैं वो डिपेंडेंट है यूजर्स पर, और जो एल्बम्स हैं वो भी यूजर्स पर, फिर जो फोटोज हैं वो एल्बम पर डिपेंडेंट है। तो अल्टीमेटली यहाँ पर हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि हम पहले यूजर्स को फेच करें, फिर उस यूजर से रिलेटेड तमाम पोस्ट को फेच करें, फिर उस यूजर से रिलेटेड तमाम एल्बम्स को फेच करें, फिर उस एल्बम से रिलेटेड तमाम फोटोज को हम फेच करना चाह रहे हैं। तो ये है हमारे प्रैक्टिकली एग्जांपल इस कॉल बैक के लिए। तो इसके लिए यहाँ पर मैं एक फंक्शन बनाऊंगा। अगर पहले मैं आपको इसको स्टैंडर्ड वे में दिखाता हूँ कि कैसे हम करते हैं। तो यहाँ पर मैंने जैसे बताया था, मैंने इसको ऐड किया हुआ jQuery को। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा $.get, और यहाँ पर मैं यूजर्स की ID को, यहाँ से यूजर के लिंक को लेता हूँ, पोस्ट कर देता हूँ। तो इससे हमारे पास तमाम यूजर आ जाएंगे। यहाँ पर मैं लिखूंगा .done, मतलब जब यूजर्स तमाम फेच हो जाएं तो यहाँ पर वो एक फंक्शन कॉल करेगा जिसमें हमारा सारा डाटा वो रिटर्न होके आ जाएगा। फिर हम यहाँ पर लगाएंगे एक फॉर ईच लूप या एक मैप का फंक्शन भी यूज कर सकते हैं, जो कि जावास्क्रिप्ट का बिल्ट इन फंक्शन है। तो यहाँ पे $मैप और उसको डाटा पास करेंगे और यहाँ पर पास करेंगे फंक्शन। अब ये भी देख सकते हैं कि ये भी एक कॉल बैक फंक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको पास करूंगा रेक। तो मैं यहाँ पर चेक करता हूँ कि इफ रेक मतलब रिकॉर्ड कुछ ना कुछ उसमें मौजूद है, तो वो यहाँ पर क्या करे, $गेट करे। अब यहाँ पर मैं गेट करता हूँ पोस्ट को, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क यूजर ID इज इक्वल टू प्लस rec.id। फिर अगेन मैं यहाँ पर लिखूंगा .done, फिर यहाँ पर डाटा फंक्शन और इसके अंदर डाटा। फिर उसके बाद हम यहाँ पर इसको अगेन $मैप और इसके बाद डाटा फंक्शन रेक, और इसके बाद इसमें अब इफ अगेन चेक करेंगे उसमें रिकॉर्ड मौजूद है। तो अब पोस्ट हमने गेट कर ली है, तो अब हमने गेट करनी है क्या, यूजर ID की मदद से एल्बम्स। तो यूजर ID अब चूंकि बल्कि हम यहाँ पर इसको यहाँ पर ख़त्म कर देते हैं, हम console.log कर लेते हैं, बल्कि इसको मैप को कॉल करने की जरूरत यहाँ पर नहीं है, क्योंकि जो हमारे पास एल्बम्स हैं वो भी यूजर्स पर डिपेंडेंट है। तो यहाँ पर मैं console.log कर लेता हूँ डाटा को। ठीक हो गया। अब इससे बाहर आना है मुझे, तो यहाँ पर यहाँ पर आना पड़ेगा और अगेन एक लूप चलाना पड़ेगा .मैप का, क्योंकि अब हम गेट करना चाह रहे हैं बल्कि इधर नहीं करना पड़ेगा हमें, छोड़ो इसको, यहाँ पर ही हम गेट कर लेते हैं। यहाँ पर इसको कॉपी करता हूँ मैं और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, और पोस्ट के बाद यहाँ पर हमें एल्बम्स चाहिए। तो एल्बम्स को भी हम rec.id पास करेंगे, तो इसमें जितनी भी एल्बम्स होंगी उस यूजर से रिलेटेड वो यहाँ पर आ जाएंगी, इसके अंदर आ जाएंगी। तो अब हमें यहाँ से इस एल्बम से रिलेटेड हमें फोटोज चाहिए। तो यहाँ पर अब डन के अंदर हम दोबारा से मैप का फंक्शन अब लगाएंगे, $मैप डाटा, और इसके अंदर फंक्शन और रेक, और यहाँ पर इफ रेक मतलब रिकॉर्ड मौजूद है, तो यहाँ पर हम अब दोबारा से $.get, सॉरी आई थिंक मैंने इसको कॉपी कर लिया था, तो मैं इसको दोबारा से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर यूजर ID के बजाय मैं दे दूंगा एल्बम ID, ताकि उसकी मदद से वो उस एल्बम को रिकॉर्ड को सर्च करे 1 by 1। तो यहाँ पर हमारे पास ये इसको यूजर ID और फिर $.get हो गया, फिर यहाँ पर .done, फिर इसके बाद फंक्शन, और अगेन सेम गोज डाटा, और $मैप की मदद बजाय हम यहाँ पर console.log, क्योंकि हमें इसको आगे फर्दर सर्च नहीं करना, console.log और डाटा। तो ये देखिए कितना कॉम्प्लिकेटेड
फंक्शन है, हालांकि ये काम करेगा और बिल्कुल हमें तमाम रिकॉर्ड्स चारों एंड पॉइंट से रिकॉर्ड फेच करके कंसोल में शो करेगा, लेकिन इट इज़ क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड, उसको रीड करना भी काफ़ी हार्ड है और देखें कितनी ब्रैकेट्स हैं, इन सब को हैंडल करना बहुत ही मुश्किल काम है। तो यहाँ पर अगर मैं आउटपुट में आपको दिखाऊं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास सारी आउटपुट प्रॉपर्ली, मैं इसको एक दफ़ा क्लोज करके मैं इसको थोड़ा और इतना ही एक्सपेंड हो रहा है, तो मैं यहाँ पर इसको दोबारा से एग्जीक्यूट करता हूँ। तो यहाँ पर सॉरी डन का मैंने कहीं पे गलत लिख दिया है, डॉट डन, अब यहाँ पर यहाँ पर गलत लिख दिया था, बाकी जगह पे ठीक है। तो यहाँ पर अब मैं इसको दोबारा रीलोड करता हूँ, तो ये देख सकते हैं दोस्तों कि तमाम रिकॉर्ड्स हमारे पास यहाँ पर फेच होके आ रहे हैं। तो हमारे पास तमाम रिकॉर्ड, आप इसको जिस तरीके से भी आप डिस्प्ले करवाना चाहें आप डिस्प्ले करवा सकते हैं। तमाम रिकॉर्ड हमारे पास सक्सेसफुली फेच होके आ चुके हैं, ये टाइटल्स वगैरह हैं। और तो जैसे जैसे हमारे पास रिकॉर्ड आता जा रहा है, यहाँ पर जिस चीज़ को मैंने कंसोल डॉट लॉग किया वो यहाँ पर आ रहा है। ये देख कंसोल डॉट लॉग डाटा किया था मैंने, और यूज़र को मैंने कंसोल डॉट एल्बम आईडी और इसकी फ़ोटोज़, यहाँ पर एल्बम आईडी, उसके अंदर कोई जिसके अंदर फ़ोटोज़ होंगी सिर्फ वही शो होंगी। तो यहाँ पर हमारे पास इसके अंदर कोई फ़ोटोज़ नहीं है। तो एल्बम आईडी के अंदर यहाँ पर हमारे पास यूज़र आईडी भी आ रही है। सॉरी, यहाँ पर मुझे फ़ोटोज़ लिखना था, ये इस वजह से मैं भी कहूँ कि ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है। फ़ोटोज़ लिखना था मुझे यहाँ पर, मैंने एल्बम लिख दिया, सॉरी फॉर दैट। अगेन मुझे इसको रीलोड करना है। तो अब यहाँ पर हमारे पास प्रॉपरली सारा रिकॉर्ड, ये देखें 50 हमारे पास एल्बम आईडी 10, इस पे 50 फोटोज हैं जिनमें टाइटल ये है, उसका यूआरएल ये है, थंबनेल यूआरआई ये है। आप इसको अब अपने फ्रंट एंड में जिस तरीके से भी डिस्प्ले करवाना चाहें आप इनको डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो ये था हमारे पास एक सिक्रोनियस वे, सिक्रोनियस कॉल बैक्स भी बेसिकली सिक्रोनियस ही है, लेकिन ये एक हार्ड वे है। इसको देख सकते हैं आपने कितनी दफ़ा $.get लिखा, कितनी दफ़ा $map लिखा, और इसको हमने फेच किया। तो ये था स्टैंडर्ड वे ऑफ यूजिंग एंड फेचिंग डाटा। अब हम इसी चीज को कॉल बैक के थ्रू अचीव करते हैं। तो मैं यहां पर इसको कर देता हूं कमेंट। तो यहां पर एक मैं फंक्शन बना लेता हूं, फंक्शन फेच डाटा, और इसके अंदर मैं यहां पर एक यूआरएल पास कर दूंगा, एक कॉल बैक पास कर देता हूं। अब सिंपली हमें करना क्या है कि $.get करना है, और इसके अंदर हमने यहाँ पर यूआरएल पास करनी है। यूआरएल पे जो भी रिजल्ट आएगा हमने इसको .done पे फंक्शन और उसका डाटा ले लेना है, और फिर हमें पता है कि वो एक से ज़्यादा डाटा हो सकता है और वो एरे की सूरत में ही हमारे पास आएगा। तो यहाँ पर हम इसको $.map डाटा फंक्शन rec, और यहाँ पर अब हम इसको कॉल बैक करेंगे, और रिकॉर्ड जो है वो कंप्लीट रिकॉर्ड हम उसको पास कर देंगे। यहाँ पर सॉरी $कॉल बैक डाटा $map डाटा फंक्शन rec, हाँ ठीक हो गया, और यहाँ पर इसको क्लोज करना है। तो ये अब हमने एक छोटा सा देखें फंक्शन बना लिया है जो कि यूआरएल्स को लेगा और फिर उसके अकॉर्डिंगली हमें डाटा रिटर्न करेगा। तो यहाँ पर अब मैं सिंपली इसको कॉल करता हूँ फेच डाटा के नाम से, और यहाँ पर पहली यूआरएल जो है मैं दे देता हूँ, और वो हमारे पास है यूजर्स की, ठीक है, फेच डाटा। और फिर इसके बाद इसमें फंक्शन आएगा, और फंक्शन में आप देख सकते हैं कि हमें वो सिंगल रिकॉर्ड रिटर्न कर रहा है। तो यहाँ पर अब हम रिकॉर्ड को फेच करेंगे, और ये हमने रिकॉर्ड को फेच कर लिया, और यहाँ पर वो रिकॉर्ड हमारे पास आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे फेच, अगेन फेच डाटा, और यहाँ पर जो हमारे पास यूआरएल है वो अब है पोस्ट यूजर आईडी इज इक्वल टू rec.id कॉमा फंक्शन, और यहाँ पर इसका रिकॉर्ड हमारे पास आ जाएगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पर console.log पोस्ट कर लेते हैं,
फिर इसी तरीके से हम यहाँ पर फेच डाटा को कॉल कर लेते हैं और यहाँ पर अब हम एल्बम्स यूज़र आईडी और rec.id पास करते हैं और फंक्शन, और यहाँ पर rec हमारे पास आ गया और यहाँ पर हमारे पास आएंगी पोस्ट्स और यहाँ पर हमारे पास आएंगी एल्बम। तो यहाँ पर हम अब दोबारा से हमने कॉल करना है हर एल्बम की आईडी पर। तो यहाँ पर हम इसको फेच डाटा और यहाँ पर हम फोटोज पास करेंगे और यहाँ पर हम पास करेंगे albums.id। अब यहाँ पर एल्बम्स हमारे पास एल्बम आएगी, एक रिकॉर्ड आएगा, एल्बम आएगा। तो यहाँ पर अब हमारे पास ये देखिए कोड कितना क्लीन हो गया। सबसे पहले क्या करेगा, फेच करेगा डाटा, यूजर्स का तमाम डाटा इससे फेच करेगा इसको, बल्कि इस यूआरएल को सेंड करेगा यहाँ पर, और ये इस यूआरएल को फेच करेगा, सारा डाटा यहाँ से लेगा और यहाँ पर एक लूप चलेगा .map ईच का, और यहाँ पर ये कॉल बैक को हर एक रिकॉर्ड कॉल बैक को पास करेगा। यहाँ पर एक रिकॉर्ड मतलब यहाँ पर एक यूजर आ गया, तो यहाँ पर हम इसको फ्रेंडली नेम दे देते हैं यूजर, यहाँ पर भी यूजर दे देते हैं, ठीक है। तो अब हमने यूजर की मदद से यहाँ पर इस यूजर आईडी को पास करेंगे, यूजर आईडी एज अ पोस्ट को, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएंगी एक सिंगल आ जाएगी पोस्ट, और यहाँ पर हम इसको console.log कर देते हैं पोस्ट को। तो इसके बाद हमारे पास यहाँ पर फोटोज, तो अब हम console.log कर रहे हैं पोस्ट्स को और फोटोज को सिर्फ। तो यहाँ पर हमारे पास अब दोबारा से हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा फंक्शन, और यहाँ पर हमारे पास आएंगी फोटोज, और यहाँ पर console.log फोटोज, इस तरीके से हम लिख देंगे। तो सेव करते हैं, इसको हम क्लोज करते हैं, देखते हैं कोई एरर तो नहीं है इसमें। इसको रीलोड किया, तो अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो डाटा है वो रिटर्न हो रहा है सेम उसी तरीके से। थोड़ा सा इसमें तरीका डिफरेंट इसलिए है क्योंकि हमने ईच लूप लगाया हुआ है, तो इस वजह से वो थोड़ा सा रिकॉर्ड इस तरीके से। खैर एनीवेज हमारे पास सारा रिकॉर्ड यहाँ पर रिटर्न हो रहा है एज इट इज, जैसे इससे पहले रिटर्न हो रहा था। तो कंटिन्यूसली वो रिकॉर्ड अब काफ़ी सारा 5000 के करीब हमारे पास एल्बम फोटोज हैं एल्बम के अंदर, तो इस वजह से ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है। खैर एनीवेज इसमें मैं जो चीज़ समझाना चाह रहा था कि ऑल दो इसमें भी अभी कॉम्प्लिकेशंस हैं, लेकिन यहाँ पर हमारा कोड जो है वो ज्यादा क्लीन हो गया और हमें $.get एक ही दफा लिखना पड़ा और एक ही दफा में डन उसका लिखना पड़ा, और इधर एक ही दफा में कैच एरर भी लिखना पड़ेगा। मतलब अगर हम कोई एरर फेल की सूरत में क्या एरर आए तो यहाँ पर हम डॉट फेल करके फंक्शन उसको पास कर सकते हैं। यहाँ पर फंक्शन एरर है कोई, हम उसको console.log एरर कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें कॉल बैक को दोबारा कॉल करने की जरूरत नहीं, या आप यहाँ पर दोबारा कॉल बैक को विद एरर भी रिटर्न कर सकते हैं। इट इज ऑल अप टू यू कैसे आप इसको अब करते हैं। तो लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितना क्लीन कोड है और कितना मतलब साफ तौर पर समझ आ रहा है कि सबसे पहले यूजर्स फेच होंगे, फिर एक यूजर यहाँ पर आएगा। मैंने यहाँ पर कोई मैप का लूप नहीं लगाया, बल्कि मैप का लूप मैंने एक ही दफा यहाँ पर लगाया है। तो इस तरीके से हम कॉल बैक्स को प्रैक्टिकली यूज कर सकते हैं इन रियल लाइफ एग्जांपल्स, और ये बहुत ही जबरदस्त फीचर अगर आप प्योरली जावास्क्रिप्ट में काम कर रहे हैं। तो स्टिल रिकॉर्ड जो है वो फेच हो रहा है 24 अभी 1000 आईडीज फेच हुई हैं, तो ये 5000 आईडीज हैं फोटोज की। तो अब उसके बाद टाइटल्स और यहाँ पर अब यूजर आईडी, ये अभी भी रिकॉर्ड फेच हो रहा है। एनीवेज तो यहाँ पर रिकॉर्ड को फेच होने देते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो ट्यूटोरियल जिसमें हमने कॉल बैक्स को सीखा कि कॉल बैक्स क्या है और कॉल बैक्स को कैसे हम यूज करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हम प्रॉमिस पे काम करेंगे। ऑल्दो मैंने एक आई थिंक ट्यूटोरियल बनाया हुआ है प्रॉमिस पे भी, तो लेकिन मैं दोबारा से प्रॉमिस पे एक ट्यूटोरियल आपके लिए क्रिएट करूंगा विद प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में जिसमें हम प्रॉमिस को डिस्कस करेंगे। तो तब तक दोस्तों मुझे इजाजत दीजिए, अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी टिल एंड। टेक केयर, अल्लाह हाफिज एंड बाय।